कि जिसका अर्थ ही प्रेम में आधा है, ये मानो उसके प्रेम में फिर बाधा है। कलयुग में तो श्याम दीवानी मीरा थी, कि कलयुग में तो श्याम दीवानी मीरा है, लेकिन सबके दिल में अभी राधा है, लेकिन सबके दिल में अभी राधा है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच उपस्थित संस्कृति की भूमि से आए श्रृंगार रस में पारंगत कवि मौजूद हैं, जिनकी रचनाओं की जितनी तारीफ की जाए कम है, जितना इनके विषय में बोला जाए कम है। कुमार विश्वास जी से, आदरणीय कुमार विश्वास जी से पर्सनली मिल भी चुके हैं कानपुर में, और कानपुर साहित्य की भूमि है, साहित्य की भूमि कही जाती है। और जब मैं इन्हें एक निमंत्रण पर मेरे यहाँ पधारे हुए हमारे बीच निखिल तिवारी जी मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मैं इनको इन्हीं की पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि प्रश्न पत्रों की तरह वो पढ़ती गई, बात छोटी सी थी फिर भी बढ़ती गई, और दीर्घ प्रश्नों की तरह मुझे छोड़कर, दीर्घ प्रश्नों की तरह मुझे छोड़कर बहुविकल्पों में जाकर उलझती गई। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ निखिल तिवारी जी का कानपुर की पावन धरा से आए स्वागत करिए। पढ़िए भैया। बहुत बहुत आभार गौरव, जो इतना प्रेम और स्नेह तुमने मुझे दिया है। देखिए, मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर जो है वो मस्ती का शहर है और लखनऊ नजाकत का शहर है। तो मैं अपनी मस्ती लेकर नजाकत वालों के सामने आया हूँ, तो अपनी नजाकत से मुझे स्वीकारिएगा और इतना प्यार लुटाइएगा। अच्छा, आप लोगों में से हिंदी मीडियम में यहाँ कितने लोग पढ़े हुए हैं? काफी लोग हैं हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले। बात साहित्य की हो रही है तो जाहिर सी बात है सब यहाँ हिंदी वाले ही बैठे। बिल्कुल। तो हिंदी मीडियम वाले मेरी मुक्तक से अपने आप को ज्यादा जोड़ पाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले भी जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, लखनऊ वाले हर जुमा समझते हैं और सबको उतनी तवज्जो देते हैं। चाहे जिस भी भाषा का कवि, जिस भी भाषा संस्कृति, जिस भी विधा के लोग आए, उसको उतनी तवज्जो दी जाती है जितनी आपके इंग्लिश मीडियम को दी जाती है, उतनी हिंदी को दी जाती है। पढ़िए आप। जब हम एक प्रश्न पत्र हल करते हैं तो प्रश्न पत्र में जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि 15 नंबर का एक प्रश्न होता है, और 3 से 4 प्रश्न, 3 प्रश्न होते हैं जो करने होते हैं हमें। उनमें से 2 तो बिल्कुल जरूरी होते हैं करने। तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको करने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, और उसी जगह जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको लोग करते हैं तो उनमें कम समय लगता है। फिर होते हैं कुछ बहुविकल्पी, ऑब्जेक्टिव जिनको बोलते हैं, उनके 4 विकल्प होते हैं। इसी तरीके जीवन में भी जो कुछ लोग होते हैं वो हमारे जीवन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे गुरुजन और हमारे बाबा दादी। ये जब हमारे जीवन में होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे ऊपर बहुत बंधन बांध रहे हैं, हमें यहाँ जाने से वहाँ जाने से रोक रहे हैं, हम जो अपनी मर्जी का करना चाह रहे हैं वो हमें करने नहीं दे रहे हैं। तो इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से बचने की हम बहुत कोशिश करते हैं, और हम क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ज्यादा वरीयता देते हैं। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे मित्र हुए, जैसे कि हमारे गौरव भाई हैं, हमारे मंच में बैठे हुए कई हमारे सम्मानित कवि हैं जो हमें भाई और दोस्तों की तरीके स्नेह देते हैं। तो ऐसे दोस्त जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। फिर आते हैं आपके जीवन में, प्रदीप भैया सुनिएगा, फिर आते हैं आपके जीवन में बहुविकल्पी, जैसे कि बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया। तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के 4 विकल्प होते हैं, जो कि देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। इनके पास पैसा बहुत होता है, इनके पास समय बहुत होता है आपको घुमाने के लिए, इनके पास पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। तो बहुत से लोग जो है वो इन बहुविकल्पों में उलझ जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी उसकी जिंदगी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने की कोशिश करी, तो उसने मुझे ना चुन के एक बहुविकल्पी को चुन लिया, तब मैंने ये मुक्तक लिखी है, इसे स्वीकारिएगा। बड़ी लंबी भूमिका आपने दी, तो इसका मतलब कारण कोई बड़ा ही होगा। ये के साथ स्वागत करेंगे मुक्तक। गौरव, ये बिल्कुल मेरे दिल की निजी मुक्तक है ये। जी भैया। और ये स्वयं मेरी ही कहानी है। जी, और ये सुनिएगा। प्रश्न पत्रों की तरह वो पढ़ती गई,
प्रश्न पत्रों की तरह वो पढ़ती गई, बात छोटी सी थी फिर बिगड़ती गई। प्रश्न पत्रों की तरह वो पढ़ती गई, बात छोटी सी थी फिर बिगड़ती गई। दीर्घ प्रश्नों की तरह मुझे छोड़कर, दीर्घ प्रश्नों की तरह मुझे छोड़कर बहुविकल्पों में जाकर उलझती गई, में जाकर उलझती गई। और शानदार। जब वो बहुविकल्पों में उलझ गई तो मैं भी कब तक उसके ख्याल में रहता। मैंने भी अपनी राह चुनी, मैंने भी एक नई मंजिल चुनी कि अब उसको याद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बहुविकल्पों में फंसी गई है जाके। तो तब मैंने लिखा है, स्वागत है। इश्क की उस गली से निकले आए हम। कानपुर की गली से आया हूँ और लखनऊ में आया हूँ, तो दिल से स्वीकारिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। इश्क की उस गली से निकले आए हम, दर्द दिल का लिखा फिर उसे गाए हम। इश्क की उस गली से निकले आए हम, दर्द दिल का लिखा फिर उसे गाए हम। लोग कहते हैं खोया बहुत कुछ हूँ मैं, लोग कहते हैं खोया बहुत कुछ हूँ मैं, उनको खोया तो फिर आपको पाए, उनको खोया तो फिर आपको पाए हम। बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने प्यार और इतनी मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, और मंच में इतनी भीड़ है, और मंच के साथ साथ सामने इतनी भीड़ है कि कुर्सियां कम पड़ रही है। ये बात बिल्कुल सही बोली आप लोग भैया ने। आप तो आए थे विष्णु सक्सेना बनने बन गए जानी बैरागी। बहुत जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार भाई। कवि का यही एक जो अर्थ होता है कि किसी भी विधा में पढ़ा दीजिए, एक विशेष विधा में पढ़ता है, साथ में हाथ से पढ़ाइए, चाहे जो भी पढ़ाइए। और जो ये उठ के जा रहे हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे घर को जाए, घर को जाने वाले, एक ही रात में दो दो आनंद उठाने वाले। मेरा मतलब यूं गलत नहीं होने का, एक लाभ कविता सुनने का और एक लाभ सोने का। कृपया जाने वाले अगर अपनी जगह में थोड़ा बैठ जाएं और थोड़ा स्नेह लुटाएं हम कवियों को, तो बहुत दिल को अच्छा लगेगा। भैया का सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि आप लोग सही से सामने बैठ करके साहित्य का लुत्फ उठाएं, बस इतना कहने का मतलब है, बाकी कुछ नहीं। पढ़िए भैया। तो सुनिएगा, फिर जब इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, तो अब मैं अपने दर्द जो दिल का है वो मैं बयां करता हूं आपको। बिल्कुल बयां करिए। जो कि मैं, हर व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी बात हर किसी से नहीं कह पाता है। कोई ना कोई व्यक्ति उसके जीवन में बहुत खास होता है जिससे वो अपने दिल की बात कहता है। जी जी। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरे सबसे खास हैं, तो मैं आपके सामने अपने दिल की बात कहता हूँ। कहिए। दर्द दिल का किसी को दिखाते नहीं, हर सभा में गजल ये सुनाते नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कितने लोग होंगे जिनके मोबाइल में एक नंबर ऐसा जरूर होता है जिसको वो चाह कर भी डिलीट नहीं कर पाते हैं और चाह कर भी उसको मिला नहीं पाते हैं। ऐसे जो लोग हो वो मेरी मुक्तक से जुड़िएगा। भैया ने आपको ताली बजाकर बता दिया है, हमारे फोन में है ये नंबर, तालियां बजाइए जोरदार। गौरव भाई, मेरे भी फोन में एक नंबर है जिसको चाह कर भी मैं डिलीट नहीं कर पाता हूँ। आपके बताने से लग रहा था कि आपके फोन में ऐसे दसियों नंबर होंगे। नहीं नहीं, बस एक ही नंबर है भाई। सुनिएगा, दर्द दिल का किसी को दिखाते नहीं, हर सभा में गजल ये सुनाते नहीं। दर्द दिल का किसी को दिखाते नहीं, हर सभा में गजल ये सुनाते नहीं। एक नंबर मोबाइल में आज भी है, एक नंबर मोबाइल में आज भी
मिलाते नहीं, सोचते हैं बहुत पर मिलाते नहीं। इंसान बहुत कुछ सोचता है अपने जीवन में, लेकिन वो सारी चीजें उसकी पूरी नहीं होती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस एक कदम और बढ़ाऊंगा तो मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन उसी समय वक्त एक ऐसा तमाचा मारता है आपके मुंह में, और हमारी कानपुर की भाषा में कहें तो ऐसा शुद्ध कंटाप मारता है आपके मुंह में कि आप तुरंत जमीन में गिर जाते हैं, और जो एक कदम में आपको आपकी मंजिल मिलने वाली थी वो आपसे कोसों दूर हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को भी अगले दिन चक्रवर्ती सम्राट बनना था। अब आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाना हो सुबह, उसको रात में पता चले कि वनवास भेजा जा रहा है, और वो भी 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता आज के समय की कोई भी ऐसी संतान होगी जो अपने माता पिता के इस आदेश को पूर्ण करे। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने इसे स्वीकार किया, और जिस दिन राज्याभिषेक होना था उस दिन वो वल्कल पहनकर, भगवा वस्त्र पहनकर वन की ओर निकल गए। तो तब मैंने ये मुक्तक लिखी है, सुनिएगा और अपनी प्यार और मोहब्बत लुटाइएगा। राज्य छूटा मिला वन गमन रात में, चल दिए जानकी और लखन साथ में। राज्य छूटा मिला वन गमन रात में, चल दिए जानकी और लखन साथ में। वक्त से तो बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, वक्त से तो बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, फैसले हैं सभी वक्त के हाथ में, फैसले हैं सभी वक्त के हाथ में। बहुत बहुत आभार आपका, इतने प्यार और इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अगली मुक्तक से जुड़िएगा। एक पिता जो होते हैं वो अपने बेटी की शादी के लिए बहुत कुछ करते हैं। मुझे लगता है पूरी जिंदगी अपनी खर्च कर देते हैं, तब वो जाके अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धनराशि इकट्ठा कर पाते हैं, और उसके एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अपना प्यार इकट्ठा कर पाते हैं। तो तब मैंने एक मुक्तक लिखी है कि एक पिता की मजबूरी आप इसमें समझिएगा और इसे स्वीकार करिएगा। एक पुत्र का पिता होना तो भाग्य की बात है, लेकिन एक बेटी का पिता होना सौभाग्य की बात है। तो तब मैंने ये मुक्तक लिखी। किस्मतों के लिखे पर गिला कुछ नहीं, किस्मतों के लिखे पर गिला कुछ नहीं, खत्म होता कभी सिलसिला कुछ नहीं, किस्मतों के लिखे पर गिला कुछ नहीं, खत्म होता कभी सिलसिला कुछ नहीं। एक पिता ने तो अपना कलेजा दिया, एक पिता ने तो अपना कलेजा दिया, लोग कहते दहेज में मिला कुछ नहीं, लोग कहते कुछ नहीं, दहेज मिला कुछ नहीं। और मार्मिक, वाह, पढ़ते जाओ। बहुत बहुत आभार आपका, इतने प्यार और इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत दिल खुश हो गया हमारा। अब पेमेंट मिले ना मिले, लेकिन इतना प्यार मिल गया कि एक जेब तो हमारी फुल हो गई है। और बस अंतिम मुक्तक में आप मेरी दूसरी जेब भी फुल कर दीजिएगा। मैं अपनी दोनों जेबों को आपके प्यार से भर के और मंच में पीछे जाकर बैठ जाऊंगा। और हमारे बस 2 जेबें हैं भाई, और हमारे जो आदरणीय बड़े भैया देवेश जी हैं, उनको सुनने के लिए आप सब लोग बैठे हैं, मुझे विश्वास है। तो बस मैं उनकी भूमिका के लिए एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ, और ये अंतिम मुक्तक है, इसे स्वीकारिएगा। स्वागत है। हर व्यक्ति अगर मंजिल को पाना चाहता है तो उसे घर से निकलना पड़ता है। भगवान सिद्धार्थ भी जब तक घर से नहीं निकले तो महात्मा बुद्ध नहीं बने। वाह। मोहनदास करमचंद गांधी भी जब घर से निकले तब वो जाकर महात्मा गांधी बने। ऐसे ही हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जब घर से निकले तो आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने। वाह, धन्यवाद। तो
घर से निकलना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर वो अपनी मंजिल पाता है। तो तब मैंने लिखा कि घर से मंजिल को पाने निकल आए हम, वाह गीत तुमको सुनाने निकल आए हम। घर से मंजिल को पाने निकल आए हम, गीत तुमको सुनाने निकल आए हम। वाह कोई बोला था तुमसे न हो पाएगा, कोई बोला था तुमसे न हो पाएगा, झूठे उसको बताने निकल आए हम। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बहुत ही अच्छा, निकल आए हम। खूब पढ़ा यार, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। भाई क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।